नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा छिड़ गया। बता दें कि यहां पर ईवीएम के मुद्दे को लेकर लगातार कवायद तेज और बीजेपी पार्टी पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में लल्लन सिंह ने ये चुनाव आयोग को साफ कर दिया कि आपको किन चरणों के हिसाब से चुनाव कराने चाहिए। आपको एक बार में चुनाव करा लेने चाहिए। 7 चरण में जो चुनाव होते हैं वो ठीक नहीं। और एक बड़ी नसीहत यहाँ पर लल्लन सिंह बीजेपी पार्टी के साथ साथ चुनाव आयोग को देते नजर आए। बता दें कि लल्लन सिंह इस वक्त बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और वो एनडीए खेमे में चले गए। लिहाजा लल्लन सिंह ने अब चुनाव आयोग को सीधा बता दिया है कि आपको चुनाव किस तरह से कराने चाहिए। और ऐसे में लगातार खबरें आ रही हैं कि चुनाव आयोग अब पूरी तरह से तैयार है चुनाव कराने के लिए। विपक्षी पार्टी और सत्ता पार्टी जब एक बार बोल देगी कि चुनाव के लिए वो तैयारी कर चुकी है तो यहाँ पर चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं और सूत्रों की माने तो 3 से 4 महीने के अंदर यहाँ पर चुनाव की घोषणा हो जाएगी और इन्हीं 3-4 महीनों में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन लल्लन सिंह ने जो यहाँ पर बड़ी नसीहत दे डाली चुनाव आयोग को, उसको लेकर भी चर्चा है। लल्लन सिंह का यह मानना है कि आप जो 4-5 चरण में 7 चरण में चुनाव कराते हैं उसको आप 1-2 चरण में चुनाव करा दीजिए। इससे समय मिलेगा, पैसे की बर्बादी नहीं। लेकिन क्या ऐसे में तमाम पैसे खर्च होते हैं? क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराने में पैसा खर्च होता है या ईवीएम से चुनाव कराने में पैसा खर्च होता है? ये तमाम बातें लगातार उठती हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और आपको एक खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिस पर ये दिखता हुआ नजर आएगा और आप समझेंगे कि आखिरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कितना खर्चा होगा, एक साथ चुनाव कराने में कितना खर्चा होगा और ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं तो कितना खर्चा होगा। लेकिन उससे पहले आप लल्लन सिंह की वो बयान सुनिए जिस पर वो बोलते नजर आए। सुनिए जरा। मुख्य तौर पर हम लोगों ने 3 सुझाव दिए हैं चुनाव आयोग को। पहला सुझाव हम लोगों ने दिया है कि बिहार में 7 फेज में चुनाव होने से चुनाव जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाले उन पर अधिक खर्च का बोझ पड़ता है, इसलिए कि लंबे समय तक उनको चुनाव प्रचार करना पड़ता है। दूसरा, उम्मीदवार और नेताओं को भी चुनाव के प्रचार में गर्मी के दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए अधिकतम 3 फेज में चुनाव कराया जाए। दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया है और बाकी फोर्स के बारे में और सब बाकी चीजों के बारे में। आपने तो दर्शकों यहाँ पर लल्लन सिंह साफ करते नजर आए कि किस तरह से चुनाव होने चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए चुनाव की और चुनाव आयोग को क्या कुछ नए निर्णय लेने चाहिए। ऐसे में आपको दर्शकों बता दें कि बैलेट पेपर को लेकर यहाँ पर तमाम चर्चाएं थी। बैलेट पेपर को लेकर तमाम प्रोटेस्ट जारी। बैलेट पेपर पे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील बोलते नजर आए कि चुनाव आयोग जो ईवीएम मशीन से चुनाव कराता है वो पूरी तरह से करे। अगर ईवीएम मशीन से चुनाव न करा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी जीत नहीं सकती। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील प्रोटेस्ट करते नजर आए, जनता प्रोटेस्ट करती नजर आई कि ऐसा कैसे हो सकता है, बीजेपी पार्टी ईवीएम की वजह से ही जीतती है। अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो बीजेपी पार्टी नहीं जीतती। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के उन वकीलों का, सुप्रीम कोर्ट के उन लोगों का जो इस वक्त मौजूद है, उनका एक वीडियो हमारे पास है जिस पर वो साफ तौर पर बीजेपी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। आप वो देखिए कि ईवीएम हटे और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसीलिए ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ। इसके माध्यम से पूरे देश भर में हम लोग आज हस्ताक्षर ईवीएम को हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, आपका नाम क्या? मोतीलाल सिंघानिया, राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ। इस देश के 99% से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है जिस टेक्नोलॉजी से आप चुनाव करा रहे हो। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से हो सकता है। चुनाव बैलेट पेपर से होगा और अगर सिद्ध पड़ेगा तो इस देश में आर पार की लड़ाई होगी और चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। टीवी मीडिया पर खबरें चल रही है कि जो पाकिस्तान में रिजल्ट आए हैं, अगर ईवीएम से वहाँ चुनाव हुए होते तो कुछ और रिजल्ट होता। हो सकता है, मैं तो पता नहीं वहाँ के रिजल्ट का, पर हो सकता है। जो कह रहे हैं लोग अपने हिसाब से ठीक ही कह रहे होंगे। नहीं, ईवीएम को लेकर लगातार आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, गांव-गांव तक पहुंचता चला जा रहा है। लोग लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, कई संगठन हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, तो आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है आंदोलन। दावा करने से क्या, मोदी जी तो कह रहे 600 करोड़ लोगों ने उन्हें वोट दी। क्या करोगे अब इस बात का? कहा ना उन्होंने, मोदी ने 600 करोड़। अबे आबादी अब हुई 140 करोड़, 600 करोड़ उन्होंने वोट दे दी उन्हें।
चुनाव में जिस तरीके की धांधली आई, मतपत्र में जिस तरीके से चीजें की गई, उसको जो आड़ बनाया जा रहा है बैलेट पेपर की, कि जब छोटे से मेयर के चुनाव में इतना धांधली हो सकती है तो पूरे देश में क्या होगा? इससे ये नहीं, इससे ये बताया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किस हद तक गिर सकती है। जो चुनाव अधिकारी हैं किस हद तक बीजेपी की गुलामी करने पर तुले हुए हैं, और बीजेपी की गुलामी करते हुए वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में भी उन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इससे ये साबित होता है, इससे ये साबित नहीं होता कि बूथ कैप्चरिंग होती है। वो बूथ कैप्चरिंग होती थी, आज भी हो सकती है, लेकिन उस स्तर पर किसी हालत में नहीं जिस स्तर पर पहले होती थी, या जिस स्तर पर आज की तारीख में पूरा इलेक्शन ही लूट लिया जाता है ईवीएम के माध्यम से। तुमने देखी होगी भाई भलाई, मुझे तो दिखी नहीं कहीं भी। और जो लोगों का है भैया, लोगों को केवल 5 किलो अनाज से, अनाज के साथ में बहुत चीजें चाहिए। ये 100-200 रुपये का अनाज जो दे रहे हो, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए सुरक्षा, उन्हें चाहिए शिक्षा, जिनका बेड़ा गर्क मोदी जी ने कर दिया। देखा आपने, तो दर्शकों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील इस बात की हिदायत दे रहे और साफ कर रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में है। चुनाव आयोग यहाँ पर जो ईवीएम से चुनाव कराता है उससे बीजेपी जीतती है, क्योंकि वोट कहीं और डाले जाते हैं, जाता कहीं और है। वोट यहाँ पर डाला जाए अगर कांग्रेस को तो जाएगा बीजेपी में, वोट डाला जाए आप पार्टी को तो जाएगा बीजेपी में। मतलब यहाँ पर बीजेपी का जो नोटा है वो क्लियर है कि कहीं भी बटन दबाइए जाएगा वहीं पर। ऐसे में तमाम प्रोटेस्ट देखने को मिले, जनता परेशान नजर आई, जनता ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और जनता भी यहाँ पर अब ईवीएम को लेकर सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। ऐसे में तमाम विजुअल्स हमारे पास हैं जिस पर यह देखा जा रहा है कि जनता किस प्रकार से गुस्साती हुई नजर। देखा आपने, तो दर्शकों यहाँ पर जनता भी काफी ज्यादा इस मुद्दे को लेकर गुस्साती हुई नजर आ रही है और जनता भी साफ कर रही है कि यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है वो गलत है। प्रोटेस्ट की आवाजें लगाई जा रही, चुनाव आयोग चोर कहा जा रहा है जनता की तरफ से, जिसके बाद ये साफ होता है कि क्या सचमुच बीजेपी पार्टी ये धांधली करती है, बीजेपी पार्टी क्या सचमुच इसी सब चक्कर में चुनाव जीतती है। ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बीजेपी पार्टी पर ही हमला बोलते हैं। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी यहाँ पर साफ कर दिया है कि बीजेपी पार्टी को एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में धांधली कर सकते हैं, बैलेट पेपर में कैसे धांधली करेंगे। बैलेट पेपर पर बीजेपी का बस नहीं चलेगा और यही वजह है कि बीजेपी पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराती। दिग्विजय सिंह का भी एक वीडियो हमारे पास है जिस पर वो ये बोलते नजर आए कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के तो देखिए, फिर देखिएगा कि आप जीतने वाले नहीं। बता दें कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर मानना है कि ईवीएम में धांधली होती है, विपक्ष के तमाम नेताओं का मानना है। ऐसे में क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, आप देखिए। मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र हैं, 3 हथियार हैं। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष माननीय चुनाव आयोग आवश्यक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में एक ईवीएम के बारे में विश्वास कम होता जा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं, 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्न चुनाव आयोग के सामने रखे। नरसिम्हा जी हमारे बैठे हुए, इन्होंने खुद ने किताब लिख डाली थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग का आज व्यवहार निष्पक्षता से है क्या? 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा। 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां उच्चतम न्यायालय ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के उनको भी उसका समिति का सदस्य बनाया जाए। देखा आपने, तो दर्शकों यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने भी साफ कर दिया कि ईवीएम में धांधली होती है, लेकिन क्या सचमुच ईवीएम में धांधली होती है?
जीतती है, और क्या ईवीएम की धांधली की वजह से ही बीजेपी जीतती है, यह लगातार सवाल बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, और क्या एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। कुछ वक्त पहले देश के अंदर ये चर्चा भी चली थी, बीजेपी पार्टी ने प्रस्ताव रखा था कि एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। उसकी एक खास रिपोर्ट हमारे पास है, आपको वो रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे और समझने की कोशिश करिएगा कि आजकल देश के अंदर कितना खर्चा हो रहा और इससे पहले कितना खर्चा होता है। वो खास रिपोर्ट क्या है हमारी, देखिए जरा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती की तरह, खासतौर जब बात लोकसभा चुनाव की जाए तो ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। बता दें कि चुनाव आयोग को इसके लिए काफ़ी पहले से तैयारियां करनी होती हैं। इसमें सुरक्षा से लेकर चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति और वोटिंग मशीन पर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। बता दें कि पिछले कुछ दशकों को देखें तो चुनावी खर्च लगता है और लगातार बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट्स की माने तो साल 1999 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो इसकी पूरी प्रक्रिया में कुल 880 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं इसके बाद 2004 के चुनाव में यह खर्च बढ़कर 1200 करोड़ हो गया। इसके बाद 2019 के चुनाव की आंकड़े बताते हैं कि इसमें करीब 6500 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए कैश पकड़ा जाता है। बता दें कि सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 3870 करोड़ रुपए का खर्च आया था, देश के पहले चुनाव के मुकाबले 370 गुना ज़्यादा। ठीक इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी हर साल लाखों और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। सबसे बड़े राज्य और उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधानसभा चुनाव में करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बता दें कि लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जाते हैं। इसके अलावा चुनाव में नियुक्ति और कर्मचारियों और बाकी की चीज़ों पर भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये वजह एक चुनाव कराने की लेकर है और ऐसे में सैकड़ों करोड़ रुपए का ये जो पूरा खर्चा है वो बनकर तैयार होता है। लेकिन ऐसे में कवायद इस बात की तेज है कि आखिरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो कितना कम खर्चा बैठेगा। तो बता दें कि यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर भी तकरीबन खर्चा इतने के आसपास ही बैठेगा और लगातार हर साल यहाँ पर वो खर्चा बढ़ता जाता है। जितनी बार चुनाव कराए जाते हैं खर्चा ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों की बात करें जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पर यह खर्चा और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है और आने वाले वक्त पर चुनाव आयोग इसकी कमी को लेकर अपनी बातों को साफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए के तो विज्ञापन दे दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव बताने के लिए और चुनाव के लिए जागरूक करने के लिए। देखा आपने, तो दर्शकों इस रिपोर्ट पर साफ हुआ कि आखिरकार चुनाव आयोग कितना पैसा खर्चा करता है चुनाव कराने, और बैलेट पेपर से चुनाव कराना कितना सही है कितना गलत है, और यहाँ पर ईवीएम से चुनाव कराने में कितना खर्चा है। दर्शकों अब देखना होगा कि क्या सचमुच ईवीएम की धांधली से बीजेपी पार्टी जीती है और क्या बीजेपी पार्टी इसी वजह से अब तक चुनाव जीतती नजर आती है, और आगे अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे तो क्या ये मामला शांत होता नजर आएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव जब जब आते हैं, विधानसभा चुनाव जब जब आते हैं, विपक्ष जब जब हारता है तो ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है। ये बीजेपी पार्टी का मानना है कि आप हारते हैं तो ईवीएम पर दोष लगाते हैं, आप जीतते हैं तो ईवीएम पर दोष क्यों नहीं लगाते। क्योंकि हाल ही में देखा गया कि विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी जहाँ जीती है वहाँ पर ईवीएम की बातें उठाई गई, लेकिन जहाँ कांग्रेस जीती वहाँ पर ईवीएम की बातें नहीं की गई। तो जाहिर ये होने लगा कि विपक्ष अपने आप को बचाने के लिए ईवीएम पर ठिकरा फोड़ता है। क्या ये सही है? क्या सचमुच चुनाव आयोग यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में रहता है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के हिसाब से चुनाव कराता है? और क्या ईवीएम की धांधली की वजह से ही चुनाव बीजेपी जीतती है? और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो क्या ये धांधली देखने को नहीं मिलेगी? इस पूरी रिपोर्ट पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल ले दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल।